अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई होप आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो लाजमी कीजिए ताकि मुझे आपकी राय का पता लग सके। नावल नेम जन्नत के पत्ते, राइटर नेम निम्रा अहमद, किस्त नंबर 3। अब्बा अंकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करती मखसूस हॉर्न और गेट खोलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर बाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के घर से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। सया चमकती अकॉर्ड खड़ी थी। वो वलीद लगा रही था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। वो इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आसीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल है। वो इसे नज़रअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चाचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं इन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आए? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। मिसेस मनहास लगारी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनाहियत क्यों दे रहे थे इसे? हैया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़्यादती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है, मनहास कह रही थी और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार हैं कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो इस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नज़र आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। इस पलिंग का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। मनहास भी इनके पीछे गई। हैया सुनिए, वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते का मतलब बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन लें तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। मौका अच्छा था। वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यही दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊँगा, आप बैठे। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी आपको कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल में की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसले की वजह से मेरे अब्बा इनसे थोड़ा बदजन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहें और करवाना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटुक गहरी खामोशांगों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो वजल आवाज़ में बोला। इसका हाथ हैंडल पर रिंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए। हैया, अभी तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मुयस्सर हैं। वो एकदम इस पर झुका। हैया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे
مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسروس انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپٹے۔ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تو تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے؟ تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگانے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا اور جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھ گئی۔ تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالفت سمیت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب نیچے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپیٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن کر ٹھہرا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی۔ پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا اور وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ سو ہی دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھیاروں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کا تھا۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالر شپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹ میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانچی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ دفعتاً پیچھے سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں۔ سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں۔ آپ مجھے مس سلمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔
वो गाड़ी लॉक करती खौफ ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। ज़फ़र ने राज़दारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। आहट पे सर उठाया। इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हैं या कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है? ताई अम्मा मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके मैं देख लेती हूँ। इरम के कमरे का दरवाज़ा खुला तो इरम बेड पर अकड़ो बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। इरम के चेहरे पर आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। इरम क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के पास आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतरूम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटक गया। हया एक बात बताओ। इसका रोंदा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं है या हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियाँ बजवा रही हो? हुआ क्या है? या मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम वो शर्मिंदा रह गई। बताओ क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम बात क्या हुई? हया बोलो, बताओ मैं हम ऐसी ही हैं? हाँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमान उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। डांस फ्लोर पर महू रक्स दो लड़कियां, एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है या और हमने किया है। ये दावर बाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो। इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं या हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं ये मैं नहीं। क्या? वो यक दम पीछे हो रही थी। इसके लब कब आ रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफटर की हूँ। ये हम ही हैं। हया हम बर्बाद हो गए। अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे। इरम मुझे तो ज़िंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सख्ता टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो बना दी तो भी ये CD पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ से हटवाएंगे? खुदाया ये क्या हो गया? अगर बाबा या फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो ओ खुदाया हम क्या करें? सोच कर दिमाग फटा जा रहा था मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहिल का फ़ोन आ गया। इसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा था। ओह या एक्सक्यूज़ मी। रोहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा ना कर पाई। तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी है। किस बात की? भाई तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। क्या तुम इधर सबीर फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है? तुम अपसेट लग रही हो। वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फ़ोन बंद हुआ तो वह इरम की तरफ चली आई। यूँ मुँह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर्स से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो पता ना चले। फिर इसका कोई मुश्किल हल सोचते हैं। ठीक है चलो। अमित का सिरा नज़र आते ही इरम उठ खड़ी हुई बिना किसी दिक्कत के। जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान को कोई फैमिली फ्रेंड बमा ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूल कर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आएंगे?
آئے ہیں۔ حیا نے آ کر ارم کو بتایا۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے۔ آؤ سب بلا رہے ہیں لڑکوں کو۔ اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کا پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے 2 سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ پلیز کمنٹ کر کے ضرور جائیں اور لائک بھی کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔